अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट कितने पैसे का लीन अमाउंट लगा हुआ है। सबसे पहले बैंक जो है आपके अमाउंट को, जो भी आपके अकाउंट से फ्रॉड हुआ है या आपके अकाउंट में फ्रॉड हुआ है या आपके पास फ्रॉड अमाउंट आपके अकाउंट में पहुंचा हुआ है, तो उसके लिए बैंक सबसे पहले आपको 3 मौके देता है। आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, कितने पैसे से हुए हैं, कितनी बार आपके अकाउंट में फ्रॉड के पैसे आए हुए हैं, ये मायने रखता है। और अगर इसके लिए आपको एक बार अगर आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, आपके अकाउंट के ऊपर कोई कंप्लेन दर्ज है और आपका अकाउंट पहली बार में ही अगर फ्रीज कर दिया गया है, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ये सही नहीं है। क्योंकि बैंक के सर्कुलर के हिसाब से 3 से ज़्यादा आपके ऊपर कंप्लेंट हो अगर आपके बैंक अकाउंट पे, तो ही बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, नहीं तो बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का अधिकार बैंक को नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, वीडियोस थोड़ी सी देरी से आई, बट अब कंटिन्यू वीडियो आएंगी। पिछला एक वीडियो मैंने बनाया था आप लोगों को कि साइबर फ्रॉड, साइबर स्कैम के जरिए जिस तरीके से लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। एक तो वीडियो बनाया जिसके अंदर कि मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण बताया था कि किस तरीके से जो साइबर फ्रॉड होता है, जिसके वजह से अकाउंट आपके फ्रीज हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए, किस तरीके से चैन जो है वो ब्रेक करना चाहिए, इसके बारे में वीडियो बनाया था। और मैंने आपको बोला था 1-2 वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें ये साइबर फ्रॉड के पैसे कैसे काम करते हैं, आखिर आपको ऑनलाइन यूपीआई लेन देन करते टाइम किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इसके ऊपर वीडियो आएगा। उसी कड़ी में ये एक पहला वीडियो है जिसमें आपको मैं सबसे पहले ये बताने की कोशिश करूँगा कि साइबर पुलिस क्या है, ये कैसे काम करती है, ये लोगों को कैसे पहचानती है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैं निचोड़ निकाल के लेके आया हूँ और इसको आपको बताऊंगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं लेयर्स को समझाऊंगा, किस तरीके से लेयर बाय लेयर चीज़ें होती हैं। और आपका जो अकाउंट है, अगर उसमें 2 रुपये भी, 10 रुपये भी, या 100 रुपये, 1000 या 50,000, जितने भी पैसे आपके होल्ड लगे हुए हैं, लिन अमाउंट में हैं, जिसकी वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, वो कितने लेयर्स पे हो सकता है, और लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 जिस तरीके से है उसको हम कैसे पहचानेंगे, उस पर बैंक एक्शन ले सकती है या पुलिस एक्शन ले सकती है। इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करें। आइए समझते हैं इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से, फिर आगे की बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम लोग समझेंगे कि साइबर पुलिस जो है वो क्या है। तो साइबर पुलिस किस तरीके से काम करती है, कब गठन हुआ, इन सारी बातों पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और देखेंगे साइबर पुलिस की शुरुआत जो है वो कब और क्यों हुई थी। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद आप लोग अगर इसको पढ़ नहीं पाओगे तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग पढ़ भी लो, ठीक है। देखिए, यहाँ पर 1990 के दशक में भारत में इंटरनेट आया, जाहिर सी बात। अच्छा, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा मैं, किस तरीके से जो कमाने का जो जरिया है, जब भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर अभी तक किन किन चीज़ों का बुलबाला हर 10 साल में, याद रखिएगा गाइस, हर 10 साल में कमाने के तरीके बदल जाते हैं। हर 10 साल में एक नया क्रांति आता है जिसमें लोग धुआं की तरह पैसे कमाते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से एक बार चर्चा करूंगा। तो 1990 के दशक में जो है भारत में इंटरनेट आया था, तब 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिससे भारत में साइबर अपराधों को कानून के दायरे में लाया गया, ये कब हुआ था? 2000 में। पहली साइबर क्राइम यूनिट की शुरुआत भारत में 2002 और 2003 के आसपास हुई है। देखिए, साइबर पुलिस की गठन 1990 में या 1985 में तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसके लिए वो जरिया होना चाहिए। तो 1990 के दशक में कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें आने लगी थी। बहुत सारे उस टाइम कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट्स जो है खुले हुए थे, KCC, LCC, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो 2000 में इसका एक्ट आया और पहली बार जो साइबर यूनिट जो है उसकी शुरुआत 2002 और 2003 के आसपास हुई है, जिसके बाद हर राज्य में साइबर क्राइम सेल्स की गठन की गई, बनाया गया। जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद, बेंगलुरु, अब तो लगभग हर जगह है, हर सिटी में, क्योंकि उस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं। रीजन सिंपल सी है। तो आज कई शहरों में पूरे साइबर पुलिस स्टेशन है जो सिर्फ डिजिटल क्राइम पर फोकस करते हैं। साइबर क्राइम आपको, आपके घर में झगड़े हो गए, ठीक है, आपके घर में कुछ भी हो गया, उससे साइबर क्राइम का कोई लेना देना नहीं है। साइबर क्राइम सिर्फ और सिर्फ डिजिटली अगर कोई आपको परेशान करता है, डिजिटली कोई प्रॉब्लम होती है, तो ही साइबर क्राइम बीच में पड़ता है।
क्लियर। अब बात आती है कि साइबर पुलिस काम कैसे करती है। हमने तो ये जान लिया कि साइबर पुलिस का गठन 2002-03 में हुआ, यानी कि स्टार्ट हो गया उस टाइम पे। तो साइबर पुलिस जो है वो काम कैसे करती है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले पीड़ित की शिकायत ली जाती है ऑनलाइन या फिर साइबर थाने में, यानी कि ऑनलाइन भी साइबर क्राइम का पोर्टल है, उसके ऊपर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, या डायरेक्ट साइबर थाने में जाकर कोई कंप्लेन कर सकता है। तो सबसे पहला तो ये है। दूसरा है फिर अपराध के डिजिटल सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे कि आईपी एड्रेस, मोबाइल नंबर और बैंक के ट्रांजैक्शन। एक एक चीज को समझिएगा जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले शिकायत हुआ, उसके बाद अपराध के डिजिटल सबूत, प्रूफ्स को इकट्ठे किए जाएंगे। उसमें आईपी एड्रेस भी होता है, मोबाइल नंबर होता है, बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट, कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा की मदद से अपराधी तक पहुंचा जाता है। आई बात समझ में। लोकेशन होता है ना, जैसे हम लोग कैसे लोकेशन शेयर कर देते हैं कि हाँ भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, लोकेशन शेयर कर दिया आगे। तो उसी तरीके से सबसे पहले सोशल मीडिया के अकाउंट को खंगाला जाता है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर लोगों की एक आदत सी हो गई है सोशल मीडिया पे, आज हम यहाँ पे समोसा खा रहे हैं तो उन्होंने अपनी एक पोस्ट डाल दिया, हम यहाँ समोसा खा रहे हैं, हम यहाँ घूमने आए हैं, एक पोस्ट डाल दी। पता नहीं क्या चल रहा है आजकल, ठीक है। तो वो सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भी साइबर क्राइम आप तक पहुँच सकती है, कॉल रिकॉर्ड के जरिए भी पहुंच सकती है, और लोकेशन डेटा की मदद से भी अपराधी तक पहुंचा जा सकता है। ये साइबर पुलिस इस तरीके से काम करती है। साइबर फोरेंसिक लैब की मदद से ये जांच और भी एडवांस हो गया है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है कि इसके अंदर घुसेंगे तो लगभग 1 घंटे तक की एक वीडियो बनेगी पूरी। मतलब मैं आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आज AI और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके साइबर पुलिस अपराधी को ट्रैक कर लेती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हुआ हो। अब मुश्किल नहीं है किसी भी अपराधी को पकड़ना, लेट होगा बट पकड़ेगी जरूर साइबर पुलिस। ये बात आप चाहे वो कोई भी अपराधी हो, ये दिमाग में बैठा ले कि वो बच नहीं सकता, अब तो नहीं बच सकता। तो आपने देख लिया साइबर पुलिस किस तरीके से काम करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अपराध आते हैं साइबर पुलिस के दायरे में। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला, आपके घर में कोई झगड़ा हो गया, आपने किसी को गोली मार दी, तो वो साइबर पुलिस के उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब है, पुलिस है तो लेना देना है, बट उसमें आपको दखल नहीं करेगी। अगर उसके पास कंप्लेन आया भी तो डायरेक्ट थाने में आपको ट्रांसफ़र करेगी। लेकिन साइबर पुलिस का काम क्या क्या होता है वो हम समझते हैं। सबसे पहला, बैंक फ्रॉड, UPI OTP धोखाधड़ी। अगर कोई कंप्लेन कर दिया कि मेरे साथ बैंक फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ UPI ट्रांजैक्शन के साथ धोखाधड़ी हुई है, वो आपको साइबर पुलिस देखती है। दूसरा, सोशल मीडिया हैकिंग। अगर किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया, किसी का इंस्टाग्राम हैक कर लिया गया, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। फेक वेबसाइट या ऑनलाइन स्कैम। फेक वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जिनका फेक वेबसाइट होता है और उनको इतना सर्कुलेट किया जाता है कि उस पर लोग पैसे दे दे के फ्री में सामान मंगाते हैं। फ्री में कहने का मतलब कि 50,000 रुपये का आईफोन कहा जाएगा कि 12,000 रुपये में मिल रहा है और सिर्फ 2 घंटे का ऑफर है। लोग 12,000 रुपये दे दे के 50,000 का आईफोन खरीदने लगते हैं। बाद में पता चलता है कि ये तो स्कैम था, उसका रियल वेबसाइट था ही नहीं। तो इस तरीके से भी के प्रॉब्लम्स जो हैं, इस तरीके जो कंप्लेन है वो साइबर कंप्लेन में कहा जाता है। ऑनलाइन स्कैम, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन स्कैम के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। साइबर टेररिज्म और फेक न्यूज। फेक न्यूज भी आजकल साइबर पुलिस के अंतर्गत में आता है और फेक न्यूज बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो कोई भी न्यूज़ हो, आपको उस पर तुरंत रिएक्शन नहीं करना है जब तक कि आप उसकी न्यूज़ की सत्यता न जांच लें। ये जांचना आपको बहुत ज़रूरी है। साइबर टेररिज्म में बहुत कुछ होता है, इसके ऊपर तो एक अलग से वीडियो बनेगी कि साइबर टेररिज्म क्या है। ये सारे जो है आपके साइबर पुलिस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद महिलाओं के खिलाफ साइबर बुलिंग करना, महिलाओं के फोटोज़ के साथ छेड़छाड़ कर दिया जाता है। मतलब सिर्फ रियल धरती पर ही नहीं, हवा में। हवा कहने का मतलब कि सोशल मीडिया पर भी औरतों के साथ बदतमीजी किया जाता है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो साइबर पुलिस देखती हैं। इसके बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी जो है, ये तो मतलब कि हद हो गई है। लोगों की इंसानियत तक गिर चुकी है कि वो किस तरीके से पैसे कमाने के पीछे पागल हुए पड़े हैं कि वो कुछ भी नहीं समझते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें देखते हैं तो भी बंद कीजिए, और अगर ऐसे किसी लोगों को आप जानते हैं जो इस तरीके से काम करते हैं, उनके लिए आप खड़े होइए, क्योंकि आज किसी और के बच्चे के साथ हो रहा है,
कल आप और हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। इसलिए ये चीज़ें बहुत खतरनाक है और इस तरीके से ये केस भी साइबर पुलिस देखती है और इसके ऊपर भी मतलब ये जितने पार्ट्स हैं ना, इन सब के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। डार्क वेब और हैकिंग केस भी जो है, डार्क वेब जिसपे करोड़ों अरबों रुपए की मार्केटिंग होती है, एक ऐसा वेबसाइट, एक ऐसा डार्क वेब, इसको डार्क वेब ही कहा गया है, जिसपे कोई कुछ भी करे, जो चाहे वो खरीद सकता है, एक ऐसा। तो इन लोगों के ऊपर भी नकेल कसना जो है वो साइबर पुलिस का काम है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि ये लगभग ऐसी चीज़ें हैं जो साइबर पुलिस के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये सारे जो क्राइम है साइबर पुलिस देखती है। अब हम बात करते हैं कि साइबर फ्रॉड डिजिटल रूप से कैसे काम करता है। साइबर जो फ्रॉड है वो डिजिटली काम कैसे करता है। मैंने बोला ना, एक एक चीज़ पार्ट बाई पार्ट आपको बताऊंगा। ये तो आपने अभी तक देख लिया, पुलिस का गठन क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन से अपराध आते हैं, कैसे काम करती है। अब हम ये देखते हैं कि साइबर फ्रॉड जो है वो डिजिटली काम कैसे करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या होता है। देखिए, टारगेट तलाशना, ठीक है, मतलब कि प्रोफाइलिंग द विक्टिम। जो साइबर फ्रॉड करते हैं वो सबसे पहले विक्टिम की तलाश करते हैं, प्रोफाइलिंग करते हैं, उनको एक नोट्स वो लोग तैयार करते हैं, मतलब इनके ऊपर हम फ्रॉड इनके साथ कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोफाइलिंग की जाती है। अब वो प्रोफाइलिंग में कौन कौन आता है, तो सबसे पहले आते हैं बुजुर्ग लोग, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी से अनजान भी होते हैं, और जो लोग टेक्नोलॉजी से नौजवान हैं, टेक्नोलॉजी से अनजान हैं, उन लोगों के साथ भी ये चीज़ें होती है, उन लोगों की प्रोफाइलिंग होती है। तो बुजुर्ग लोग हो गए, ठीक है, जिनको टेक्नोलॉजी तो आती ही नहीं है, और टेक्नोलॉजी से अनजान लोग जो कि नौजवान भी हैं और उनको टेक्नोलॉजी से अनजान हैं, जैसे कि घर की गृहिणियाँ होगी, बहुत सारे घर की ऐसी औरतें हैं, महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, जिनको कि ऑनलाइन चीज़ों के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होता है, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होता है, उनके भी ये लोग टारगेट करते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव यूजर्स, ऐसे ऐसे सोशल मीडिया, अगर आप भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तो प्लीज़ भाई अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आप हमेशा अपने पोस्ट डालते रहते हो, ये सब मत करो। कभी कभार हो गया, लेकिन सोशल मीडिया उन चीज़ों के लिए नहीं बनी है, ठीक है। तो सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव हैं, ज़्यादा ही एक्टिव हैं, ऐसे लोगों को वो लोग प्रोफाइलिंग करते हैं। इसके बाद बैंक, नौकरी या ई कॉमर्स से जुड़ा जो कोई लोग होता है, उन लोगों को भी वो लोग जो है टारगेट करते हैं। इसके बाद हाउसवाइफ, मैंने बता दिया। इसके लिए वे आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल को प्रोफाइलिंग करते हैं, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आपके सारे प्रोफाइल्स को चेक करते हैं, आपके बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालते हैं, क्योंकि आपको तो आदत है हर एक चीज़ पोस्ट करने की। इसलिए आपको क्या पसंद है, किस चीज़ से डर लगता है, कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, हर एक चीज़ आपके बारे में वो आपको टारगेट करते हैं। क्लियर है। इसके बाद जॉब पोर्टल्स भी जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर को भी देखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग किस तरीके से कर रहे हैं, मतलब हर एक चीज़ कि किस तरीके से आपको टारगेट किया जाए, ये जो सोच है वो पूरी प्रोफाइलिंग करते हैं। तो डिजिटली कैसे क्राइम होता है, इसके लिए आपने समझ लिया। तो इन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है, इन चीज़ों पर आपको फोकस रखने की ज़रूरत है। आपके घर में कोई महिलाएं, कोई बुजुर्ग लोग हों जो मोबाइल चलाते हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में अवगत कराना है कि किसी भी OTP या फिर कोई भी लिंक आता है, कुछ भी आता है, वो लोग इग्नोर करें, सिर्फ काम से रिलेटेड चीज़ें ही देखें। इसके बाद फेक आइडेंटिटी या प्लेटफॉर्म, फेक आइडेंटिटी या प्लेटफॉर्म बनाना। उसमें क्या होता है, नकली वेबसाइट बनाई जाती है, बिल्कुल असली जैसी दिखने वाली एक ऐसी वेबसाइट। जैसे मान लो कि किसी को शॉपिंग करने की बहुत ज़्यादा आदत है। कैसे लोग, जैसे कि आपके सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग कर ली गई। अब देखा जाता है कि आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग से वो ये देखते हैं कि इस इंसान को, इस शख्स को फ्री की चीज़ें खाने की आदत है क्या, या डिस्काउंट पर सामान खरीदने की आदत है क्या, जो कि आपके प्रोफाइलिंग से उनको पता चल जाएगा। तो ऐसे नकली वेबसाइट बनाया जाता है, आपको टारगेट किया जाता है, आपके प्रोफाइल पे उन चीज़ों को बार बार शो किया जाता है ताकि आप उस जाल में फंस जाओ। और आपको वो लोग बताते हैं कि बढ़िया सैमसंग का फ़ोन है जिसकी कीमत लगभग 90,000 है, 1.5 लाख है, वो मिल रहा है मात्र 34,999 रुपये में, इतने % के डिस्काउंट पे। आपको लगा कि यार ऐसा ऑफर तो आएगा नहीं, लिखा रहेगा 1 आवर लेफ्ट, मतलब कि समय भी आपको निश्चित
कितनी जल्दी आपसे काम कराना है, ये भी फ्रॉड जो है अब पहले से ही सोच के रखे रहते हैं। आपने भाई साहब देखा, अपना क्रेडिट कार्ड का डाला, सब कुछ किया, फेक प्रोफाइल पे आपने बुक कर दिया, वो सामान आप तक तो कभी नहीं पहुंचेगा, लेकिन आपका जो पैसा है उन फ्रॉड के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है, आप ठगे जा चुके हो भाई साहब। तो ये एक तरीके से होता है। फर्जी मोबाइल ऐप भी बनता है, व्हाट्सएप और फेसबुक पर नकली प्रोफाइल बनाया जाता है, जिसके जरिए आपको वो अपना शिकार बनाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, तो इस शॉर्टकट में मैं चीजें आपको समझा रहा हूं। नकली कॉलर आईडी, जैसे बैंक या पुलिस बनकर, बैंक और पुलिस बनकर भी फ्रॉड हो रहा है। इसलिए अगर कोई पुलिस वाला आपको फेसबुक पे वीडियो कॉल करता है या कॉल करता है, बोलता है मैं पुलिस हूं, आप पूछो कि क्या सबूत है कि तुम पुलिस हो। आपका हक है पूछना, चाहे वो ओरिजिनल ही पुलिस वाला क्यों ना हो, आपका हक है पूछना कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम पुलिस वाले हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सीआईडी से हो या सीबीआई से हो या किसी भी चीज से हो। इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल नकली प्रोफाइलिंग भी चल रही है लोगों को ठगने का। क्लियर है? तो इस तरीके से फेक आइडेंटिटी भी होती है, तो जिनके जरिए हमें बचा जा सकता है। इन चीजों पर अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो। इसके बाद ट्रस्ट बनाना, सोशल इंजीनियरिंग, ट्रस्ट बनाना यानी कि आपका विश्वास जीतना। जैसे कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, अब सोचो अगर कोई आपको फोन करके बोले कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, ऐसी ऐसी चीज आपके साथ हुआ है, आप मान जाओगे। इसीलिए गाइस आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कुछ इस तरीके से चीज़ें बनी हुई हैं कि हमें विश्वास करना इजी हो गया है। लेकिन आपको इन चीज़ों पर फोकस रखना है। अगर बोल रहा है मैं बैंक से बोल रहा हूँ, ये हो गया है, वो हो गया है, ओटीपी गया है। अच्छा, एक और भी चीज़ है, आपके फ़ोन में बहुत सारे मैसेज आते होंगे। क्या आपको पता है कि जो मैसेजेस आते हैं उनके क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं? जैसे कोई मैसेज आया और लास्ट में एक डैश करके, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी 1 2 3 4 5 करके आया और डैश करके लास्ट में आ गया जी, ठीक है। तो अगर लास्ट में जी आया तो मतलब यह है कि ये गवर्नमेंट का मैसेज है, गवर्नमेंट रिलेटेड मैसेज है, उसको आप देख सकते हो। और अगर कोई आ गया एस डैश करके, जी नहीं है एस है, मतलब वो सर्विसेज से रिलेटेड मैसेज है। इन चीज़ों पर भी आप लोगों को फोकस रखना पड़ेगा, ये बहुत मायने रखता है। फेक आइडेंटिटी समझ लिए। अब सोशल इंजीनियरिंग यानी कि आपको ट्रस्ट बनाना, तो उसमें मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपको लॉटरी लगी है, आपको पेटीएम जो है वो बंद हो गया है, इस तरीके से कीजिएगा, ओटीपी जाएगा तो आपका चालू हो जाएगा। आपने जैसे ही ओटीपी दिया, स्वाहा। आपका बेटा एक्सीडेंट में है, मैं तुरंत पैसे भेजिए। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लोगों के दिल और जज्बात से खेला जाता है और फिर उनको ठगा जाता है। तो इस तरीके से भी ट्रस्ट बनाकर लोगों के साथ हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जैसे कि इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, यानी इंसान की सोच और भावना को टारगेट करना। क्लियर है? ये चीज़ें जो है मैंने नीचे लिखा हुआ था। अब आइए बात कर लेते हैं सेंसिटिव इन्फो लेना या लिंक भेजना, ठीक है। या इसमें क्या होता है, एक फिशिंग लिंक, फेक वेबसाइट भेजते हैं, ठीक है, जिसमें ओटीपी, यूपीआई पिन और सीवीवी पूछते हैं। ये भी एक मैटर है। स्क्रीन शेयर ऐप से मोबाइल एक्सेस मांगते हैं, एनीडेस्क, टीम व्यूअर, बहुत खतरनाक चीज़ है। अपने ट्रस्ट के लोगों के साथ ही कीजिए, अनजान लोगों के साथ कभी भी इन तरीकों से आप कुछ भी शेयर ना करें, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। क्यूआर कोड भेजते हैं, स्कैन करो पैसा आएगा, लेकिन पैसा कटता है, ठीक है। तो इन चीज़ों से भी आपको बचकर रहना है कि कोई क्यूआर कोड भेज देता है, बोलता है स्कैन करो पैसा आएगा, पैसा तो आपके अकाउंट से चला गया। ये चीज़ें होती हैं। इसलिए सेंसिटिव इन्फो, सेंसिटिव लिंक, किसी भी तरीके से कोई भी लिंक या वेबसाइट पे आप क्लिक ना करें। अब मैंने एक पूरा निचोड़ निकाला हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। इसके अंदर साइबर फ्रॉड कैसे होता है, इसके बारे में क्या क्या होता है, पूरी एक लिस्ट बना के रखा हुआ है। जैसे मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ पे है फिशिंग। सबसे पहले क्या होता है, फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है, नकली एसएमएस आते हैं, ईमेल या वेबसाइट बनाकर बैंक, पेटीएम या अन्य सर्विस का नाम लेकर ओटीपी या कार्ड का डिटेल्स मांगा जाता है, उसको बोला जाता है फिशिंग के जरिए। दूसरा होता है विशिंग। विशिंग मतलब होता है फोन कॉल के जरिए, फोन कॉल से फ्रॉड होता है, कॉल करके बैंक अधिकारी बनकर आपके खाता की जानकारी मांगा जाता है। तीसरा होता है ओटीपी फ्रॉड, सिम कार्ड ब्लॉक, केवाईसी अपडेट या लॉटरी का बहाना बनाकर आपसे ओटीपी पूछा जाता है, ये भी फ्रॉड होता है। स्क्रीन शेयर फ्रॉड, अब कैसे, टीम व्यूअर या एनीडेस्क जैसे ऐप से स्क्रीन शेयर करवाकर खाता को खाली कराया जाता है। फेक लोन या जॉब ऑफर फ्रॉड, फर्जी लोन, जॉब ऑफर या पार्ट टाइम जॉब के नाम पर भी ठगी की जाती है।
ई कॉमर्स फ्रॉड, OLX, क्विकर जैसे प्लेटफॉर्म पर फर्जी खरीदार या विक्रेता बनकर भी ठगा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट स्कैम, क्रिप्टो, शेयर ट्रेडिंग या जल्दी अमीर बनाने वाली स्कीम में फंसाना आपको उस तरीके से, मतलब आपके जज्बात, दिमाग, दिल सब पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि आपको चाहिए या तो तुरंत पैसा या फ्री की चीज़ें, क्योंकि आपको बिना मेहनत, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों का शिकार होते हैं, उनको मतलब कि बस इजी तरीके से कुछ मिल जाए, तो वैसे लोगों को ही ये लोग फ्रॉड अपना शिकार बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद है सोशल मीडिया फ्रॉड, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर डेटा को चुरा लेना। अब हम बात कर लेते हैं कि साइबर फ्रॉड क्यों होता है। साइबर फ्रॉड क्यों होता है? अज्ञानता से। ठीक है, लोग डिजिटल सेफ्टी को नहीं जानते, पहला रीजन हो गया। देखिए हर एक चीज मैंने लिखा हुआ है। दूसरा है लालच, जल्दी पैसा कमाने का सपना देखना या फिर कुछ भी जल्दी से ले लेना। ठीक है, मतलब कि डिस्काउंट पर, फ्री में चीजें मिलती है, उसके वजह से भी। तीसरा है लापरवाही, बिना पढ़े लिंक पर क्लिक कर देना। तो आज से और अभी से जैसे ही आपके पास कोई लिंक आया तो लिंक पर क्लिक करने से पहले उसको पूरी तरीके से पढ़ ले, उस मैसेज को देख ले कि मैसेज के डैश के बाद क्या आया हुआ है, वो बहुत जरूरी है। इसके बाद डराना, बिजली कटेगी, खाता बंद होगा, पुलिस केस का डर दिखाना, ये भी बहुत बड़ा मैटर है। नकली पहचान, बैंक या सरकारी अफसर बन जाना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों से डिजिटल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत इजी हो गया है फ्रॉड के लिए किसी को भी ठग लेना। क्लियर है? अब इन चीज़ों के लिए सबसे पहले सवाल ये है कि शिकायत कैसे करें, कहाँ करें, तो ये आपको जानना जरूरी है। शिकायत करने के लिए www.cybercrime.gov.in पर आप जाकर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। इसके ऊपर ये हो गया आपका ऑनलाइन का। तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पे 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अपनी नज़दीकी साइबर पुलिस स्टेशन में जाकर भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। बैंक को तुरंत सूचित करें और खाता को ब्लॉक करवाएं। अगर आपके साथ कोई UPI फ्रॉड हो गया या कोई अनजान पैसा आपके अकाउंट से कट गया, तुरंत बैंक वाले को कॉल करें या बैंक जाए, ब्रांच जाए और सारी समस्याएं बताएं और आप बताकर अपना खाता को ब्लॉक करवा सकते हैं। सभी सबूत संभाल कर रखें, कॉल रिकॉर्डिंग, चैट, SMS, ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट नहीं तो सब कुछ। अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है तो उन सब का डिटेल आपको अपने पास, उसके स्क्रीनशॉट, आपको प्रूफ आपके पास रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से साइबर पुलिस बनी, इस तरीके से साइबर पुलिस काम करी है, इस तरीके से साइबर फ्रॉड काम करते हैं। अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में कि साइबर फ्रॉड का जो पैसा है वो किस तरीके से आपके अकाउंट में आता है, किन लेयर बाय लेयर आता है, आपका अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, फ्रीज होने के क्या कारण होते हैं। आपका अकाउंट तब तक फ्रीज नहीं किया जा सकता जब तक कि 3 बार से ज़्यादा आपके अकाउंट पर कंप्लेन ना हो। अगर एक बार आपका अमाउंट होल्ड लगा हुआ है, लीन अमाउंट में गया है, तो बैंक आपका अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकती है। आपके अकाउंट पर कम से कम 3 बार से ज़्यादा जब आपके ऊपर कंप्लेन आता है या साइबर फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में आता है, तभी आपके अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, नहीं तो बैंक फ्रीज नहीं करती। और अगर बैंक फ्रीज करती है तो आप बैंक को ऑफिशियली मेल कीजिए, बैंक जाइए, मैनेजर से बात कीजिए, बोलिए कि मुझे रिटर्न में सारा डिटेल्स चाहिए, मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ है, कहाँ से कंप्लेन आया है, ताकि मैं उस पर कार्रवाई कर सकूं। और अगर बैंक आपको मना करता है इन डिटेल्स को देने के लिए, तो फिर आप एक मेल बैंक से ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर सबको भेज सकते हैं, क्योंकि वो आपका हक है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा जरूर, कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो में दी गई जानकारी सही है, गलत है, और इससे आगे की जो वीडियो है वो भी लेकर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसके बारे में बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।